ढिंगरबाज और उसके गुंडे दोस्त अपने गुंडई के बल पर गांव में जमींदारी चलाते थे और ढिंगर दूसरे के घरों पर जमीनों पर कब्जा कर लेता था। अरे अरे हटाओ ये सारा कुछ, खेत ये मेरे हैं। अरे ये क्या कर रहे हो? ये खेत मेरे है, फसल लहलहा रही है, मुझे फसल बेचनी है। अरे हट चिड़िया का बच्चा, इतने बड़े खेत का मालिक हो सकता है क्या? ये खेत मेरे हैं, ये देख लो कागजात, निकलो यहाँ से वरना चीर फाड़ कर खा जाएंगे। ये ढिंगर का धंधा बन गया था। एक दिन ढिंगर अपने गुंडे दोस्तों के साथ एक झोपड़ी के पास पहुँचा। अरे वो गुन्नू, बाहर निकल, जल्दी बाहर निकल। अरे सेठ जी, आप यहाँ कैसे आ गए? अरे कैसा है तू? ठीक हूँ सेठ जी, आप बताओ आज हमारे घर के पास कैसे आए? अरे मुझे तुझ जैसे भिखारी गरीब के मुंह लगना अच्छा नहीं लगता है। मैं तो गरीबों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ये घर 2 दिन में खाली कर दे। अरे ये क्या कह रहे हो सेठ जी? घर क्यों खाली कर दूं? ये घर मेरा है। अरे तेरा है? किसने कहा ये घर तेरा है? ये घर मेरा है, मेरे पास कागजात है इसके। अच्छा कागजात है तो फिर दिखा कागजात। अभी लाया, आप यहीं खड़े रहो, अभी तुरंत लाया। गुन्नू घर के अंदर जाता है और घर से कागजात निकाल कर सामने रखता है। ये देखो, ये है कागजात। ये है कागजात। तो फिर ये क्या है? ये देख, मेरे पास ये कागज है, इस कागज में ये घर मेरा हुआ है। अरे सेठ जी क्यों गलत बात कहते हो? तुम पहले जमीन पर कब्जा किया करते थे, अब गरीब लोगों की झोपड़ियों पर भी कब्जा करने लगे। अरे लिखतम के आगे वक्तम नहीं चलता है, ये लिखी हुई है, ये कागज में है। तेरे बोलने से क्या होगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। देख 2 दिन का वक्त दे रहा हूँ, सामान समेट कर निकल जाना वरना बहुत मुसीबत हो जाएगी तेरे लिए। इतना कह के ढिंगर अपने दोस्तों के साथ वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ गुन्नू कबूतर सोच में पड़ जाता है। रोते रोते वो बिजली के पास पहुँचता है। कालू और बिजली गुन्नू को देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे गुन्नू भैया रो क्यों रहे हो? अरे मैं बिजली बहन के पास आया था। देखो बिजली, ऐसे ढिंगर सेठ ने मुझे घर खाली करने को कहा है। अरे ऐसा कैसे कर सकता है वो? हाँ बिजली, अब मुझे कागजात दिखा रहा था, मुझे तो पढ़ना लिखना आता नहीं है। सोचा तू ही इस गांव में पढ़ी लिखी कौवी है, इसीलिए मैं तेरे पास ही आ गया। कुछ उपाय बता बिजली। अरे ऐसा कैसे कर सकता है वो? चलो तो मैं भी कागजात जरा देखूं। अरे बिजली क्यों इन मामलों में पड़ रही है? अरे कालू जी, ये हमारे गांव का मामला है और ऐसे कोई नाइंसाफी कैसे कर सकता है? हमें देखना चाहिए कालू जी। अरे तुम ऐसा कह रही हो तो चलो। कालू और बिजली पहुँचते हैं। वहाँ पर ढिंगर सेठ अपने कागजात निकाल कर रख देता है। ये देख बिजली, ये मेरे कागज हैं। अरे ये कागज, ये तो नकली है भैया, तुम तो ये हद पार कर रहे हो। बिजली हमारे काम में रोड़ा मत अटका वरना तेरा बहुत बुरा हाल होगा। अरे भैया रोड़ा अटकाने की बात नहीं है, आप फर्जी काम कर रहे हो। बिजली तुझे महंगा पड़ेगा। अरे सेठ जी बोलो तो इसे यहीं पर लुढ़का दूं। अरे ठहर जा बिजली, चली जा यहाँ से। देखो भैया, अगर नहीं मानोगे तो मैं राजा जी के पास जाकर शिकायत कर दूंगी। तेरे फर्जी कामों का फर्जीवाड़ा खोल कर रख दूंगी, फिर जेल में चक्की पीसते रहना। मालिक थोड़ा सा संभल जाओ, राजा जी वैसे ही बहुत गुस्से में हैं आजकल। अच्छा ठीक है। अरे सुनो बिजली, छोड़ दो, मैं इसके घर पे कब्जा नहीं करूँगा। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। इतना कह के कालू बिजली वहाँ से निकल जाते हैं और गुन्नू कबूतर भी निकल जाता है। ढिंगर बहुत परेशान होता है। इसका उपाय निकालना होगा, गांव के मुखिया से मिलना होगा। मुखिया टीकू सेठ के पास पहुँचता है ढिंगर। अरे मुखिया जी, कब तक बैठकर माल तोड़ते रहोगे? कुछ उपाय निकालो। ये बिजली ने ना गांव में जीना मुश्किल कर दिया है। अरे वो मैं समझ रहा हूँ, गांव के लोग जब तक अनपढ़ जाहिल थे हमारी बात सुनते थे और आज भी हमारी ही सुनेंगे। अरे मुखिया, किस जिंदगी में जी रहे हो? गांव वाले अब तुम्हारी बात नहीं सुनते हैं। गांव वालों की नजर में हम दोनों इस गांव के राक्षस बन चुके हैं और वो बिजली को ही पसंद करते हैं। देखना कहीं ऐसा न हो तेरी
मुखियागिरी भी चली जाए और सब कुछ बिजली ले जाए। अरे ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। तू मुझे अभी नहीं जानता, टीकू नाम है मेरा, टीकू। मैं ऐसा नहीं होने देता हूँ। समय का इंतजार करो, हमें भी मौका मिलेगा। और आखिरकार वो समय आ जाता है। सावन के मौसम में गांव में खूब बारिश पड़ती है। गांव का बांध टूट जाता है और बारिश से खेतों में पानी भर जाता है। चारों तरफ पानी ही पानी था। बिजली ये सारा कुछ देखकर पहुंचती है मुखिया के पास। अरे बिजली, आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था बिजली। मैं एकदम सुधर गया हूँ बिजली। अरे मुखिया जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप गए हो, लेकिन इन गांव वालों का क्या होगा? इन्हें तो भूख लगी है, इन्हें खाने के लिए कुछ चाहिए। अरे मैंने राजा जी को खत लिखा था और ये देखो उन्होंने ढेर सारे पैसे भेजे हैं। तुम ये पैसे लो और एक ढाबा खोल दो। इन ढाबा से गांव के भूखे पंछियों का पेट भरो। अरे मुखिया जी, जब राजा जी ने आपको पैसे दिए हैं तो आप ही इन पैसों से ढाबा खोल दो। अरे नहीं, तुम तो जानती हो मैं भी उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। गांव में एक तुम ही तो हो जो सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो। तुम बहुत अच्छे से संचालन कर लोगी। ठीक है मुखिया जी, अगर ऐसा है तो मैं ईमानदारी से अपनी सारी काम करूंगी। और जल्दी ही बिजली एक ढाबा खोल देती है और उन पैसों से अनाज वगैरह लाकर खाना बनाने लगी है। गांव के पंछी बिजली के ढाबे पे पहुंचते हैं। अरे बिजली रानी, तुमने ये खोलकर बहुत अच्छा किया। अरे नहीं मीनू मौसी, ये तो मुखिया जी ने पैसे दिए थे। मैं तो बस सामान लाकर यहाँ व्यवस्था कर रही हूँ ताकि आप सभी को भोजन मिल सके। अरे बहुत अच्छा किया है बिजली, हमें तुम पर नाज है। ढाबे का बना खाना मंगरू सारे पंछियों को देता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद पंछी बेहोश होकर गिरने लगते हैं और जंगल के बाकी पंछी वहाँ पहुँच जाते हैं जिन्होंने खाना नहीं खाया था। अरे ये क्या हो रहा है बिजली, तुमने खाने में कुछ मिला दिया है क्या? अरे नहीं भैया, मैं क्यों मिलाऊंगी। चलो चलो सबको अस्पताल लेकर चलते हैं। अरे छोड़ दो, तुम यहीं रहो, तुमने ही खाने में कुछ मिलाया होगा। तभी वहाँ मुखिया और ढिंगर पहुँच जाता है। अरे यही है यही, इसे तो मुखिया जी ने पैसे दिए थे। ये शहर से गंदा खाना लेकर आई है, तभी तो तुम लोग बीमार हो रहे हो। अब गांव के पंछी नाराज होकर बिजली को मारने को दौड़ते हैं। अरे तुम लोग मेरी पत्नी के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। कालू कौवा बीच में आता है। तभी मुखिया कहता है, अरे ठहरो ठहरो, मैंने राजा जी के सिपाहियों को कह दिया है। राजा जी की सिपाही इसे जेल में बंद कर देंगे। राजा जी के सिपाही आते हैं और बिजली को जेल में बंद कर देते हैं। बिजली खूब रोती है। तभी जेल में मिलने के लिए मुखिया, ढिंगर और बिजली का पति कालू पहुंचता है। अरे कैसा लग रहा है बिजली रानी जेल के अंदर? मुखिया जी, आपने ऐसा क्यों किया? अरे बिजली रानी, इसे तो राजनीति कहते हैं, तुम्हें क्या पता। अरे मुखिया जी, वो तो बात ठीक है, लेकिन इसका खाना तो अच्छा था, उस खाने में खराबी कहाँ से आ गई? ढिंगर ने पूछा तो मुखिया ने कहा, अरे इसका खाना तो अच्छा ही था, इसके खाने में किसी ने हल्की सी जहर मिला दी थी। अरे मुखिया जी, किसने मिलाई थी? वो देख, कालू ने। अरे कालू जी, आपने अपनी पत्नी को फंसा दिया। अरे क्या करता, दिन भर तुम गांव के लोगों की सेवा में लगी थी और गांव के लोग तुम्हें ही ढूंढते थे। मेरा अपमान होता था तो मुझे बदला लेना था, मुझे यही रास्ता दिखा। वो तो मुखिया जी ने मुझे समझाया, वरना मैं तेरे पीछे पीछे नौकर बनकर घूमता रहता क्या? देखा बिजली रानी, इसे कहते हैं राजनीति। इतना कह के वो सारे वहाँ से निकल जाते हैं और बिजली जेल के अंदर रो ही रही थी। ये सारी बातें राजा का मंत्री छिपकर सुन रहा था। मंत्री उल्लू राजा को जाकर सारी बात बता देता है। अच्छा तो ये बात है, छोड़ दो उसे और उस ढिंगरबाज को और उस मुखिया टीकू को, सभी को जेल में बंद कर दो। आखिरकार ऐसा ही होता है। फिर बिजली आकर गांव वालों को सारी सच्चाई बताती है, जिसके बाद गांव वाले माफी मांगते हैं और बिजली का ढाबा चलने लगता है। अब बिजली उस ढाबे को एक परमानेंट ढाबा बना चुकी थी। अब जंगल के आसपास के पंछी भी आते और उस ढाबा में खाना खा के जाते थे। बिजली का जीवन अब अच्छे से गुजर रहा था। गांव के पंछियों ने बिजली को अब मुखिया बना दिया और गांव की किसी भी समस्या के लिए वो बिजली के पास ही आते थे। जंगल के गांव में 3
कौवे भाई रहते थे। कालू, भैरव और मंगरू तीनों की शादी हो चुकी थी। उनकी पत्नियां भी रहती थी, बिजली, गौरी और रानी, और उनकी एक बूढ़ी सास। बहुत दिनों से घर में गरीबी छाई हुई थी। अरे भैरव भाई, अब कैसे होगा समझ में नहीं आ रहा है। घर में अब खाने के दाने भी खत्म होने वाले हैं। हम अगर यूं ही रहे तो बहुत मुश्किल आने वाली है। अरे भैया, बात तो ठीक है, लेकिन करूं क्या, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। घर का खर्चा तो चलाना होगा ना। गांव में कोई नौकरी नहीं है, कोई काम नहीं है, और हमारे पास तो खेती बाड़ी की जमीन भी नहीं है। तभी वहाँ पर मंगरू आता है। अरे भाइयों, देखो मैं क्या लेके आया हूँ। अरे क्या लेकर आया है मंगरू? ये देखो भैया, मैं पैसे लेकर आया हूँ। अरे ये पैसे तुझे किसने दिए? ये पैसे मुखिया बाज ने दिए। मुखिया बाज ने बताया कि ये पैसे शुरुआती मिले हैं और भी पैसे मिलेंगे, लेकिन हमें शहर जाकर काम करना होगा। अरे अगर ऐसा है तो हम शहर चले जाएंगे। काम हमें यहाँ मिल नहीं रहा है और घर चल नहीं रहा है, तो करना तो पड़ेगा ही ना। क्यों भैरव? हाँ भैया, ठीक ही कह रहे हो। हम लोग चले जाएंगे शहर, फिर कमा कर पैसे लेकर आएंगे। अच्छा, ये लो पैसे और जाओ बाजार से राशन ले आओ। घर में राशन खत्म हो चुका है। अच्छे वक्त पे ये पैसे मिल गए हैं। घर में राशन आया, खाने की चीजें बनी। काफी समय बाद परिवार ने खाना खाया। फिर तीनों भाई निकल गए शहर काम करने के लिए, और उनकी पत्नियां अकेली पड़ गईं। काफी समय बीत रहा था और माँ बीमार हो चुकी थी। माँ जी, आप परेशान क्यों होती हैं? आ जाएंगे जल्दी ही। अरे बेटा, 1 महीने से ज्यादा हो गया है उन्हें गए हुए, कोई खोज खबर नहीं है। ऐसे में तू शांत रहने को कह रही है। अरे माँ जी, आप परेशान मत हो, ये लो दवाइयाँ। फिर तीनों बहुएं घर के बाहर निकलकर बात करने लगती हैं। रानी, अब तो पैसा भी खत्म हो रहा है और हमारे घर का राशन भी। हाँ दीदी, ये तो है, लेकिन बिजली दीदी, हम कर क्या सकते हैं? हमें तो बस इंतजार ही करना होगा कि कब वो वापस लौट कर आएंगे। अरे नहीं नहीं, हमें कुछ न कुछ देखना होगा, हमें कोई काम पकड़ना होगा, ऐसे नहीं चलेगा। तभी वहाँ से गुन्नू कबूतर गुजर रहा था। गुन्नू भैया, ओ गुन्नू भैया, जरा इधर आना। अरे बिजली, हाँ बिजली बताओ। क्या कोई खबर आई है कालू, भैरव और मंगरू की? अरे नहीं, मैं तो शहर गया था, लेकिन मैंने उन्हें देखा नहीं है। भैया, बड़ी दिक्कत हो रही है, हमें कोई काम दिला दो। अरे देखो, तुम तीनों के लिए एक काम तो है। यहाँ पर कुछ दिनों से खुदाई का काम चल रहा है। कोयले निकलने की बात कही जा रही है। तुम लोग चाहो तो कोयले के खदान में खुदाई का काम कर सकते हो। क्या ये यहाँ पहले नहीं था? अरे नहीं, ये हाल फिलहाल में ही शुरू हुआ है, तुम्हारे पतियों के जाने के बाद ही। वरना यहाँ काम रहता तो वो गांव छोड़कर क्यों जाते? वही तो मैं भी सोच रही हूँ। क्या आप बात करेंगे उस कोयले खदान के मालिक से, हमें वहाँ पर काम मिल जाए? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बात करूँगा। तुम मेरे ही गांव के हो और मैं मदद क्यों नहीं करूँगा। आखिरकार तीनों की नौकरी लग जाती है कोयले के खदान में, और ये वहाँ पर कोयला जमा करने का काम करने लगती हैं। कोयले के खदान में तीनों काम करने लगती हैं। घर तो चलने लगता है, लेकिन जो भी पैसे आते हैं वो माँ की बीमारी में खर्च हो जाते हैं। एक दिन तीनों बहुएं कोयले के खदान में काम कर रही थी और बिजली खुदाई का काम कर रही थी। तभी बिजली की नजर एक टिफिन पर पड़ी जो खुदाई के बाद निकली थी। अरे गौरी, देख तो ये टिफिन। अरे दीदी, ये टिफिन तो लगता है काफी पुराना है। ये तो खदान के जमीन के अंदर से निकला है। हाँ गौरी, देखना। रानी, देख तो। अरे दीदी, लेके चलो घर। अरे नहीं नहीं,
ये हमारा नहीं है। चल देखते हैं, जो खदान का मैनेजर है उसे दे देते हैं। तीनों बाहर निकलती हैं, लेकिन सारे मजदूर खदान के मैनेजर जा चुके थे। अरे दीदी, अब इसे घर ले चलो, कोई है नहीं। कल जब हम वापस आएंगे तो इसे लौटा देंगे। हाँ, मुझे भी यही लगता है, और कोई उपाय भी नहीं है। तीनों उस टिफिन को लेकर घर आ जाते हैं। अरे गौरी, जा तो माँ को दवाइयाँ दे दे। हाँ दीदी, मैं बस जाती ही हूँ। गौरी, बिजली और रानी तीनों रात में इकट्ठा होते हैं। दीदी, खाने को तो आज कुछ भी नहीं है। थोड़े से चावल और दाल थे, मैंने खिचड़ी बनाकर माँ को दे दिया है। हाँ, मैं जानती हूँ गौरी, भूख लगी है। बहुत दिनों से अच्छा नहीं खाया है। यहाँ आसपास पंछियों का शादी ब्याह भी नहीं हो रहा है। अगर शादी ब्याह होता तो खाने को कुछ मिलता। और दीदी, मुझे तो रसमलाई खाने का मन करता है। काश कहीं से रसमलाई आ जाती। तभी जादुई टिफिन से रोशनी निकलती है और एक रसमलाई वहाँ प्रकट हो जाती है। अरे दीदी, देखा तुमने ये क्या हुआ? अरे हाँ, ये तो बड़ी अजीब चीज हुई। ये क्या कुछ जादुई चीज है क्या? या तो कुछ ऐसा ही है। अच्छा, अभी पता चल जाएगा। हम तीनों को भूख लगी है। हमारे लिए अच्छे अच्छे भोजन थाल में सजकर सामने आ जाए। और ठीक ऐसा ही होता है। एक तेज रोशनी निकलती है और 3 थाल सामने आ जाती है जो भोजन से भरे हुए थे। अरे दीदी, ये तो जादुई टिफिन है। तीनों पहले भरपेट खाना खाते हैं। फिर बिजली कहती है, देखो, इस टिफिन का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। हमें एक ढाबा खोलना चाहिए और उस ढाबे को चलाना चाहिए ताकि हमारे पास 4 पैसे आए, हमारा घर भी ठीक से चले और हम अपने पतियों को ढूंढ भी सके। हाँ दीदी, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन ढाबे के लिए सामान कहाँ से आएगा? और ढाबा अगर किराए पे लेने जाएंगे तो मीनू मौसी तो बहुत पैसे मांगेगी, उसकी ही जमीन है। अच्छा सुन, सब हो जाएगा। मेरे पास जो गहने हैं वो मैं बेच दूंगी। अरे दीदी, सिर्फ तुम ही नहीं, हम भी अपने गहने बेच देंगे। तीनों ने वैसा ही किया। तीनों ने अपने और बेचकर ढाबे का सारा सामान खरीद कर ले आई। फिर वो मीनू मौसी के पास पहुंची। अरे 3 देवियाँ, कहाँ घूम रही हो? मौसी, तुमसे हम तुम्हारी वो दुकान मांगने आए हैं। अच्छा, मुफ्त में चाहिए क्या? अरे नहीं नहीं मौसी, मुफ्त में नहीं चाहिए, हम किराया देंगे। तुम भिखारियों के पास पैसे कहाँ से आ गए? नहीं मौसी, किराया देने के लिए हमारे पास पैसे हैं। अच्छा, तो फिर ठीक है। मीनू मौसी से दुकान लेकर वो फिर अपने ढाबे को शुरू करते हैं। बड़े बड़े बर्तनों के सामने टिफिन को रखकर वो टिफिन से प्रार्थना करते हैं, हे टिफिन, आप इन बर्तनों में अलग अलग तरह के खाने की चीजें भर दो हमारे ढाबे के लिए। टिफिन से तेज रोशनी निकलती है जो उन सारे बर्तनों को भर देती है खाने से, और तीनों खाना सजाकर ढाबे पे बैठ जाती हैं। लेकिन ढाबे पर कोई ग्राहक सुबह से दोपहर तक नहीं आता है। दोपहर के बाद धीरे धीरे कुछ पंछी आना शुरू होते हैं और फिर तो भीड़ ही लगने लगती है। तीनों बहुएं ढाबे को चलाती हैं और कुछ दिनों बाद तीनों के पास अच्छा खासा पैसा हो जाता है। तीनों बहुएं फिर जाती हैं बाज मुखिया के पास। अरे मुखिया जी, आज मुझे बताओ, हमारे पति कहाँ हैं? अरे, तुम्हारे पतियों को मैंने भेजा था शहर काम करने। इसके बाद वो मुझे छोड़कर कहीं और काम करने लगे। मैं क्या जानूं तेरे पति कहाँ हैं? मुखिया जी, कुछ तो बात जरूर है। मैं शहर जाऊंगी और अपने पतियों को ढूंढ कर लाऊंगी। तीनों बहुएं शहर जाती हैं और शहर में थाने में रिपोर्ट लिखाती हैं, जिसके बाद पुलिस ढूंढकर निकालती है तीनों को। तीनों को एक चतुरबाज ने बंधक बना लिया था और अपने घर नौकरों की तरह काम करवा रहा था। तीनों को लेकर वापस घर आती हैं। अरे,
बिजली, गौरी और रानी, तुम तीनों ने हमारे जान बचा लिए, वरना हमारा तो बुरा ही हाल हो जाता। अब हम भी तुम्हारे ढाबे में मदद करेंगे। अब तीनों का परिवार बहुत अच्छे से चलने लगा था और तीनों खुशी खुशी रहने लगे।